इतिहास का ज्ञान भी, जितने भी विषयों का ज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी और सबसे अधिक काम लायक है। दुनिया में जितने भी नॉलेज आप लेते हैं उसमें साइंस को तो लोग कई बार कहते हैं, लेकिन साइंस में कुछ विषय, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन इतिहास अपने आप में एक व्यक्तित्व की संपूर्णता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं बात करते समय, कहीं कुछ लिखते समय इतिहास का प्रमाण न देता। तो सब आदमी फिजिक्स का प्रमाण नहीं देता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर आदमी अपने हिसाब से एक हिस्टोरिकल फैक्ट को रखता है कि दिस हैज़ बीन डन इन पास्ट, सो वी कैन डू इट इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो हिस्ट्री क्या करता है? सबसे बड़ा मोटिवेटर भी है और सबसे बड़ा प्रमाण भी है। कैसे क्या हुआ तो उसके आधार पर आगे क्या हो सकता है। यदि किसी अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिला है तो हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है इतिहास से। अच्छे काम का बुरा परिणाम मिला है तो कहाँ पर गलती हुई इसकी सीख मिलती है, और बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, इससे भी हमें बुरा नहीं करने की प्रेरणा मिलती है। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और इतिहास सबसे अधिक व्यापक विषय है। ज्योग्राफी का भी एक देखिएगा तो हिस्टोरिकल पार्ट है और साइंस का भी एक हिस्ट्री होता है, हर विषय का एक हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब हम बोलते हैं इतिहास तो व्हाट डज इट मीन, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है जो सार्वभौमिक हो और सर्वव्यापक हो, एक्सेप्टेड हो? क्या हो सकता है? व्हाट इज हिस्ट्री? सबसे कॉमन आंसर है ये, यही ना है। आप बताइए, आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, क्या तो सबको इतिहास कहते हैं? झिझकिए मत, आराम से बोलिए। आप बताइए, बैठ कर। ये अभी कहावत के तौर पे ऐसा चलता है, लेकिन एग्जैक्टली ये बात है नहीं। हिज स्टोरी नहीं है ये, हिस्ट्री इज़ नॉट हिज स्टोरी, ठीक है। इसमें हर की भी स्टोरी है, नॉट ओनली हिज स्टोरी। और इसमें हर के अलावा परिस्थिति की भी स्टोरी है, घटनाओं की भी स्टोरी है, और कई बार मूर्तियों का भी इतिहास है। तो ना तो वो हिज है ना हर है, ये कोरिलेशन है। और वैसे ही इति मतलब लोग कह देते हैं बीती हास मतलब कहानी। बेसिकली हास मतलब कहानी भी नहीं होता है। ये सब भ्रमित बातें हैं जो माहौल में चलती हैं और शिक्षक उसको क्लियर नहीं करते। तो बीइंग ए टीचर ऑफ हिस्ट्री हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं ये किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका सही में अर्थ क्या होता है। आप जान जाइए, अगली पीढ़ी को भी बताइएगा। इति जोड़ ह जोड़ आस, ये 3 शब्दों से इसी क्रम में मिलके बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस। ह जो है, यदि भाषा के विद्यार्थी आप रहे होंगे तो पता होगा, ह एक निपात है। निपात मतलब जिससे बल दिया जाता है, उसको निपात बोलते हैं। इति का मतलब होता है ऐसा। इति मतलब जैसे कि कभी भी देखिए, अगर सारा कुछ लिख के लास्ट में इति लिख देते हैं, इसका मतलब ऐसा ही, जैसा हमने बताया। इति मतलब ऐसा। और ह जो है निपात है, इसका अर्थ भी ही होता है, ऐसा ही, ठीक है। और आपने जब संस्कृत पढ़ा होगा 10th तक, तो उसमें पढ़ा होगा अस्ति, संति, ये सारे, तो उसी का यह पास्ट फॉर्म है। अस्ति का ही पास्ट फॉर्म है। आस मतलब आसित पढ़ा है ना आपने, आसित का ही मूल रूप है। तो इसका मतलब हुआ था। अब क्लियर हुआ? ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ होता है इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक दैट। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इट वॉज लाइक दैट, ऐसा ही था। आसान है। अब इसको और मतलब आते हैं। जैसे मान लीजिए, तो सारी चीज़ों को हम लोग ऐतिहासिक क्यों नहीं कहते हैं? जैसे आप देखिएगा कि हमारे इतिहास में जब हम शुरू करते हैं तो पहले लिखते हैं पूरा पाषाण का, यानी पैलियोलिथिक फेज कहते हैं ना, पैलियोलिथिक। फिर कहते हैं मध्य पाषाण का, यानी मेसोलिथिक फेज। और फिर कहते हैं नव पाषाण का, यानी नियोलिथिक फेज। क्लियर है? इसके भी कई वर्गीकरण हैं, इसमें हो जाएगा मतलब अलग अलग, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी डिवीजन ऐसा चलता है। उसके बाद आता है पाषाण काल के चलते थे ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसको कहते हैं चैल्कोलिथिक फेज। क्या कहेंगे? चैल्कोलिथिक फेज। फिर इसी में एक नया धातु आ जाएगा, तो उसको कहेंगे कांस्य युग। लेकिन इसी कांस्य युग के कोई और क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज।
कहते हैं ना, ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, इस तरीके से क्रम बढ़ रहा है। जब उत्तर वैदिक काल तक भी जो है ना, अब क्या होता है, इस उत्तर वैदिक काल में आता है महाजनपद काल, महाजनपद काल है ना। अब महाजनपद काल के बाद आपको उसी बीच में, बाद में नहीं, संक्रमण होता है और इसी बीच में सिकंदर का आक्रमण 25-26 में हो जाता है। और इसके बाद आता है हमारे पास मौर्य काल, मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य का काल, ठीक है। मौर्य के बाद क्या आता है, विभिन्न राजवंशों का काल, इंडो ग्रीक, सातवाहन, ये सब जितने हैं उनका, यानी कि पोस्ट मौर्य, इसको कहते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। कोई दिक्कत? मौर्योत्तर के बाद इसी में, मौर्योत्तर में क्या होता है, यहाँ पर शुंग है, कण्व है, फिर सातवाहन है, फिर यहाँ पर इंडो ग्रीक है और कुछ क्षेत्रीय राजवंश है। इसके बाद आता है गुप्त काल, गुप्त भी एक बड़ा साम्राज्य बनाता है। और फिर उसके बाद आता है गुप्तोत्तर, गुप्त के उत्तर यानी गुप्त के बाद, पोस्ट गुप्ता है, गुप्तोत्तर। और गुप्तोत्तर के बाद ये प्राचीन काल समाप्त हो जाता है, हर्षवर्धन के समय तक जाता है गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। यहाँ पे हर्षवर्धन वगैरह, पुष्यभूति वंश वगैरह का यहाँ पर जिक्र होता है। और इसके बाद 800 से, यानी 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक तो चला गया ये। अब 800 से 1200 का एक कालखंड आता है, इसको कहते हैं पूर्व मध्य काल। क्या कहते हैं? प्री मेडिवल फेज, पूर्व मध्य काल। अब इसमें छोटे छोटे राजवंश होते हैं, त्रिपार्टाइट संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, यही सब है। और इसमें बहुत छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है। ये जब खत्म होता है तो वहाँ पे आता है सल्तनत काल। यह 320 साल का इतिहास है, जो कि 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक जाता है। जब ये समाप्त होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मुगल काल। यह 1526 से मुगल भारत में बाबर का आक्रमण, यहीं पर पानीपत का पहला युद्ध जिसमें कि लोधी हारता है, और 1526। तो मुगल काल की स्थापना कौन करता है? बाबर। कब करता है? तो 1526 में, 26 में, चूँकि 26 यहाँ पर था, 26 में हुआ तो 26 में आया, ठीक है ना। तो 1526 में यहाँ से लेकर लगभग 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो यह मुगलों का प्राइम फेज चलता है। यहाँ से डिक्लाइन ऑफ द मुगल है, उत्तर मुगल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? उत्तर मुगलों का काल, उत्तर मुगल है। ये क्या है? 1707 ऑनवर्ड्स, सॉरी 1707 ऑनवर्ड्स। और यही आधुनिक भारत का काल। तो आधुनिक भारत का स्टार्टिंग पॉइंट एक हम लेते हैं औरंगजेब की मृत्यु से 1707 से, और एक लेते हैं 1600 से, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से। ये दोनों तरीके हैं आधुनिक भारत में पढ़ने का। और आधुनिक भारत शुरू होगा 1600 से, इसमें कई फेजेज होंगे, और 1947 में यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हम जब बताना चाह रहे थे आपको कि इसमें रियल टर्म्स में हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी महाजनपद काल से। इसी को हिस्टोरिक फेज कहते हैं। इसके पहले के किसी भी फेज को हम हिस्टोरिक फेज नहीं कहते। ये पहला है, इसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिक फेज, यानी ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। समझाया? तो ऐसा क्या है कि इसको ऐतिहासिक कहते हैं और इन लोगों को नहीं कहते हैं? ये जो है सारा क्लियर कर देंगे अभी। ये जो फेज है 4, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग का काल, ठीक है ना, और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। और इसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। क का ग हो जाता है तो प्राग ऐतिहासिक भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्री हिस्टोरिक फेज है। ये क्या है? प्री हिस्टोरिक। और ये है प्रोटो हिस्टोरिक। प्री और प्रोटो का फर्क है। आद्य को क्या बोलते हैं? प्रोटो। और प्राग को बोलते हैं प्री। और महाजनपद काल से क्या स्टार्ट होता है? हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। तो अब ये क्यों ऐसा? देखिए, इतिहास को इतिहास बनने के लिए 2 तरह का साक्ष्य चाहिए। पहला साक्ष्य चाहिए, इसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ये दोनों जब मिलेगा तब बनेगा इतिहास। अब इस पूरे कालखंड में यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक नहीं है। पुरातात्विक है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन साहित्यिक नहीं इस फेज में। क्लियर है? पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पत्थर है, औजार हैं, बर्तन हैं, साइट्स हैं, उनके रहने के ड्वेलिंग्स हैं अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें।
ताम्रपाषाणी काल ये जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ये जिसमें कि हड़प्पा का कालखंड भी आता है और ऋग्वेद वाला भी कालखंड आता है, इसको आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं हम लोग। यह इसलिए है कि इसमें एक साक्ष्य तो है, दूसरा साक्ष्य मिसिंग है। जैसे इसमें क्या है, यह जो चीज़ है यहाँ पर इस जगह पर ये जो फेज है यहाँ पर लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए यह किस काल में है, आद्य ऐतिहासिक काल। और यहाँ क्या है, इसमें साहित्य इसका उपलब्ध है लेकिन उस कालखंड में उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद क्या है, पूरे साहित्य पर आधारित है लेकिन इसका कोई पुरातत्व नहीं मिलता है, पुरातात्विक प्रमाण नहीं है कि उसी कालखंड में वो किसी पत्थर पर लिखा गया हो। इसको भी हम लोग ऐतिहासिक से बाहर कर देते हैं, समझा। तो इसमें दो तरह, इसमें है कि यहाँ पर लिखा मिला है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आद्य ऐतिहासिक है। और यहाँ पर लिखा तो है, पढ़ भी पा रहे हैं लेकिन कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह भी आद्य ऐतिहासिक में आ जाएगा। और ताम्रपाषाणिक संस्कृति में तो जो है वो तो हड़प्पा के साथ ही इसको मैच कर दिए हैं, अदरवाइज यह भी जो है इसका भी पहले वाला जो फेज है वो इसमें सटता है। ताम्रपाषाण का जो प्रिमिटिव फेज है वो पूरा पाषाण में आता है, न कि आद्य ऐतिहासिक में। जहाँ पर लिखित कुछ चीज़ें मिल गई हैं, पढ़ी नहीं जा सकी, वहाँ से ये शुरू होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको इस लाइन को यहीं कर दें, ठीक है। ये तीनों को आद्य ऐतिहासिक में, इन चारों को प्री हिस्टोरिक में ले लीजिए। तो प्री हिस्टोरिक कब, पुरातात्विक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण नहीं है, तो क्या बोलेंगे, प्राग इतिहास। पुरातात्विक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण नहीं है, तो क्या हो गया, प्राग इतिहास या प्री हिस्टोरिक। लेकिन साहित्यिक प्रमाण है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो प्रोटो। और पुरातात्विक नहीं है, साहित्य है, तो भी प्रोटो, दोनों। हिस्टोरिक फेज की शुरुआत यहाँ पर होती है बुद्ध महाजनपद काल से। बुद्ध के समय में एक खेल का जिक्र आता है जिसका नाम है अखारिका। खेल का क्या नाम है, अखारिका नाम का खेल है। बुद्ध के समय अखारिका नाम के खेल में लिखने की परंपरा आई। वो क्या करता है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा कुछ लिखता है ज़मीन पर और दूसरा बच्चा उसको डिसेफर करता है। नहीं, हम लोग कौन सा आजकल भी उस तरह का खेल चलता है कि आप हवा में कोई चित्र बना रहे हैं, अगला समझ रहा है कि आपने क्या बनाया। इसी खेल को अखारिका कहा गया। इसके साथ साथ पिपरहवा एक जगह है नेपाल के आसपास तराई में, पिपरहवा, याद रहेगा पिपरहवा। यहाँ पर पिपरहवा में कलश लेख मिला। कलश लेख का मतलब हुआ कि एक कलश नुमा आकृति मिली जिसके गले पर कुछ लिखा हुआ है, जिसमें बुद्ध किससे संबंधित अस्थियां थी या कुछ संबंधित तत्व थे। तो इस पर जो लेख लिखा गया इसको पढ़ लिया गया बाद में। पहले यह भी नहीं पढ़ा जा सका था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में इसको पढ़ा जा सका। तो जब पढ़ा गया तो ये क्लियर हो गया ना कि भाई उस समय हम लिखना पढ़ना भी जान रहे थे और उस समय के साहित्य को हम अब पढ़ पा रहे हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण तो इसके पहले से मौजूद थे। बुद्ध के कई पुरातात्विक अवशेष हैं, बुद्ध के समय के कई स्तूप हैं, कई चीज़ें हैं। पुरातात्विक प्रमाण था प्रचुर मात्रा में। साहित्यिक को पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन पढ़ा कब गया, पढ़ा गया सबसे पहले उसको खोजा 1750 में टिफेंथलर ने। ये हम पढ़ाएंगे जब बुद्धा तो बताएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। खोजा टिफेंथलर ने 1750 में, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की और तब स्थापित हुआ कि हमारा ऐतिहासिक कालखंड 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास हर चीज़ का पुरातात्विक प्रमाण है, हर चीज़ का साहित्यिक प्रमाण है और पुरातत्व प्लस साहित्य मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। क्लियर है। वैसे इस मिला तो इस समय का भी है, ऋग्वैदिक काल में भी आप देखिएगा तो अभिलेख मिले हैं, लेकिन भारत में इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। जैसे बोगज कोई में एक अभिलेख मिला 1400 BC का, तो कहाँ मिला, एशिया माइनर में बोगज कोई, और उस पर 4 देवताओं का जिक्र है, 2 ग्रुप की लड़ाई का जिक्र है और वो एक संधि पत्र है। बोगज कोई एक जगह है एशिया माइनर में, मध्य एशिया में, वहाँ पर एक मिला संधि पत्र, प्लेट पर लिखा हुआ, इतना गोल प्लेट है, उस पर संधि कराया गया है। संधि किसके किसके बीच, तो 2 प्रजाति हैं, एक का नाम है हित्ती
और एक का नाम है मितनी, ठीक है ना। तो इनके बीच में संधि कराई गई है। संधि कराते समय यह शपथ नहीं तक उनको खुदा का वास्ता इस तरह का शपथ दिलाया जा रहा है। तो कहा गया कि आज इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, 4 देवताओं का नाम है, उसमें कौन कौन, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का हवाला दिया गया कि इनको साक्षी मानकर आप लोगों की संधि करा दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो बोगजकोई का अभिलेख 1400 BC का है, कंटेम्प्रेरी है इसके, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऋग्वेद और कांस्य युग, इसको उत्तर वैदिक काल वाले युग को रखिए प्रोटो में, इसके बाद वाले को हिस्टोरिक में और इसके पहले वाले को प्री हिस्टोरिक में। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है ना। इसका फिर डिवीजन और होगा। तो अभी इसमें कहीं किसी को कन्फ्यूजन है जो बताए। इतिहास का समझ में आ गया? कोई बता सकता है क्या इतिहास है? इतिहास का परिभाषा क्या है? ऐसा ही था। अब इसकी व्याख्या लोग करते हैं तो कहते हैं हिस्ट्री इज ए कांस्टेंट डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू, क्या होता है, टू ग्लोरीफाई द फ्यूचर। यह पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग है, इससे फ्यूचर सही होता है नहीं। तो एक अनवरत संवाद है किसके किसके बीच, हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच, ठीक है। लेकिन यदि और व्याख्यायित करें तो यह एक संघर्ष की कहानी। इतिहास क्या है? एक संघर्ष की दास्तान है, एक विकास की कहानी है। किसके विकास की? असन, वसन और निवसन के तलाश में संघर्ष करते, विकास करते मनुष्य की कहानी है इतिहास। असन, वसन और निवसन, क्या क्या वर्ड्स हैं? असन, वसन और निवसन, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के तलाश में विकास करते मनुष्य की कहानी है इतिहास। क्लियर है? और उस जिसके अंत में हम कहते हैं ऐसा ही था। आप मनुष्य ने जो भी प्रयास किए उसके बारे में लास्ट में कह सकते हैं ना, ऐसा ही था। तो ये हमारा इतिहास है। अब देखने के लिए तो है कि भाई हमने कहाँ से पूरा पाषाण काल से स्टार्ट किया और कहाँ तक ख़त्म कर दिया, मॉडर्न तक। तो ख़त्म तो 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए ना। आप देखिए जब क्लास में आ जाइए ना, पूरा अपना लोड मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एकदम पहले तो रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना। रिलैक्स आदमी ही ज़्यादा गेन कर पाता है, बर्डन नहीं होना है, ठीक है ना। अभी तक की कहानी में कुछ दिक्कत हुआ? इजी समझ में आया? अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो मनुष्य की उत्पत्ति है, तो मनुष्य जब आएगा तभी के बाद की कहानी को हम इतिहास में पढ़ते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, असन, वसन और निवसन के तलाश में मनुष्य की कहानी को इतिहास कहते हैं। इसमें हमने कभी ये कहा कि उल्का पिंड जब गिरा तब क्या हुआ था, इसको इतिहास कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जो हलचलें होती हैं उसको भी हम इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी इतिहास है, लेकिन वो क्या है, भूगर्भिक इतिहास है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बिग बैंग, ये क्या है, हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये जियोलॉजी और ज्योग्राफी का पार्ट है। क्या है अंजलि? तो हम मनुष्य कब आया यह जानना चाहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में मनुष्य कब आया? पहली बार वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले मनुष्य पाए गए अफ्रीका में। अफ्रीका के तंजानिया और नाइजर और केनिया के जो रिवर बेसिन्स हैं, वहाँ पर चूँकि स्वैम्पी एरिया है, दलदली ज़मीन है, तो कुछ मनुष्य के और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाए गए अवशेष, औजार के हो या बर्तनों के हों, वो प्राप्त हुए, जिनकी उम्र जब निर्धारित की गई तो लगभग 27 लाख साल पहले का आता है। 27 लाख साल पहले, यानी अफ्रीका में, केनिया, तंजानिया, नाइजर के रिवर बेसिन में विश्व का पहला मनुष्य की उत्पत्ति की संभावना जताई गई। इसके प्रमाण भी मिले, लेकिन भारत में नहीं मिला। भारत में 14 लाख साल पहले पहली बार मनुष्य के होने का प्रमाण अभी मिल पाया है। तो भारत में उसके 13 साल बाद मिला, 13 लाख साल बाद मनुष्य की उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण है। एक तो भारत में प्रमाण नहीं मिलेगा, कारण भी है कि चूँकि हिंदू देश रहा और यहाँ पर लाश को जला देने की प्रवृत्ति रही, तो मनुष्य का हड्डी बचेगा। अब जला दिया, जलाने के बाद भी 1 लाख साल बाद तो कुछ पता चलेगा। तो यह भी एक कारण रहा। दूसरा है कि इतने दिनों तक हड्डी का बच पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि डिकेइंग चीज़ है और उसका क्षरण होता है, डिके होता है। तो कैसे प्रमाण पता चला?
तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए कुछ उपकरण, औजार और हथियार, पत्थरों के हथियार थे, उनके ऊपर लावा का अवशेष मिला। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है ना, उसका अवशेष मिला। और मालूम चला कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, अब यहाँ से लावा गिरा और यहाँ मनुष्य ने कुछ हथियार वगैरह बनाए हुए पहले से, तो इसके ऊपर वो लावा चला गया। तो यदि ऊपर में लावा है और इसकी उम्र है 14 लाख साल, तो इसके नीचे जो मनुष्य जो बनाया होगा, ये तो उसके पहले का ही ना होगा। तो इसको ऑर्गन क्रिप्टन मेथड से पता किया गया, तो पता चल गया कि यहाँ पर यह है। ठीक है, तो यह एक बेसिक प्रमाण है कि 14 लाख साल पहले मनुष्य आया। मनुष्य आया जरूर, लेकिन अभी किस फॉर्म में है? प्रिमिटिव फॉर्म में है। अभी उसका विकास होना है। तो जो विकास होता है उसकी कहानी पढ़ते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि आपके काम का नहीं है। उसी में कई बार आप रामापिथेकस का नाम सुनते होंगे, क्रोमैग्नन का नाम सुनते होंगे। फिर करते करते हम लोग होमोसेपियंस का ही प्रजाति है, तो वहाँ तक पहुँचे। तो हमारा कहना है कि असन वसन न्यूसन की तलाश कितने साल पहले शुरू हुई? आपके लिए इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन है जो काम का है, वह है यह कहाँ मिला। तो यह महाराष्ट्र के बोरी जगह पर मिला। यह प्रमाण कहाँ से मिला? महाराष्ट्र के बोरी जगह से, जो पट्टने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पट्टने, हाँ, जैसे कि महाराष्ट्र में एक पट्टने डिस्ट्रिक्ट है, पट्टने, इसमें बोरी जगह है। यहीं से पहले मनुष्य का प्रमाण मिला। इसीलिए देखिएगा कि महाराष्ट्र के एरिया में भीमबेटका वगैरह जो आता है वो सब वहाँ प्रमाण एंशिएंट का ज़्यादा है, क्योंकि एक्टिविटीज़ का सेंटर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? तो पढ़ने का पहला प्रमाण कहाँ से स्पष्ट मिला? लिखे को पढ़ा जा सका, पिपरहवा कलश लेख, गौतम बुद्ध से संबंधित। क्लियर है? लिखे को पढ़ा जा सका किसको? पिपरहवा कलश लेख को, 6th सेंचुरी BC का। और मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? बोरी जगह से। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के देवताओं का जिक्र मध्य एशिया में कहाँ से मिला? बोगजकोई अभिलेख से। ऋग्वैदिक, उसमें किन किन देवताओं का जिक्र है? यह बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है BPSC का। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ठीक है ना? नासत्य और वरुण, इन 4 देवताओं का जिक्र। तो 3 इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया है।